तो गौतम जी बहुत बहुत बधाई 20 साल पूरे करने पे। बहुत कम कंपनी ऐसी होती हैं जो ये दिन देखती हैं डायरेक्ट सेलिंग में। भाई साहब, पहला सवाल आपसे है, आर यू स्टिल एक्साइटेड अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस आफ्टर 28 इयर्स? मैं जब डायरेक्ट सेलिंग से पहले किसी और प्रोफेशन में था, वो मजा नहीं आया जो मुझे डायरेक्ट सेलिंग में आया। शुरुआत कितनी मीटिंग दिखाई गौतम जी घर घर जाकर? हजारों में होगी। घर घर जाते थे? घर घर जा खुद से? पूरे देश भर में। नाउ वी आर इन 8 कंट्रीज, या इंक्लूडिंग इंडिया? India including, yes, we are there in Nepal, we are in Bangladesh, we are in Dubai, we are in Saudi at the moment, we are in Ghana, Ivory Coast and Philippines. बाली साहब कौन सी गाड़ी चला रहे हैं? So मेरे पास एक गाड़ी है which is a Mercedes, which is SUV. तो गौतम जी 2 जून 2024 इंदिरा गांधी स्टेडियम, 35,000 लोग, 8 कंट्रीज, क्या होने वाला है 2 जून को? कुछ तो बताइए। So 2 जून हर साल जैसे एप्पल अपना फोन लॉन्च करती है, वेस्टीज अपने आप को अपग्रेड करके उस टाइम पे अनवील। डिस्ट्रीब्यूटर के लिए क्या है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। बहुत सारे रूमर उड़ रहे हैं कि बाली साहब इस बार बहुत बड़ा धमाका करने वाले हैं। सब कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए है। गौतम, ये नाम ही इतना अद्भुत है। सिद्धार्थ को 12 साल लगे गौतम बुद्ध होने के लिए, और फिर उन्होंने पूरी दुनिया पर अपना प्रभाव डाला। आज एक गौतम हमारे साथ भी हैं जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में अपनी अमिट छाप छोड़ दी। एक भारतीय कंपनी को 7 कंट्रीज में ले जाकर दुनिया की टॉप 50 डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज में लाकर खड़ा कर दिया। आज बात करेंगे इंडिया की सबसे बड़ी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर गौतम बाली से, और जानेंगे उनकी इस सफलता के छुपे हुए राज। एक लीडर बनने में क्या गुण होते हैं, यह भी बात करूंगा, और जानूंगा कि कैसी सड़कों पर चलकर उन्होंने खुद एक एक करके लोगों को बिजनेस प्लान दिखाए और अपने बिजनेस को खुद डेवलप किया, और 20 साल की बादशाहत उन्होंने बाजार में कैसे कायम करी, यह भी बात करेंगे। 2 जून को क्या आंधी लेकर आ रहे हैं, इसके बारे में बात करेंगे, और भी बहुत कुछ आज के इस शानदार पॉडकास्ट में। एंजॉय करिए। सोचने की हिम्मत तो करो। तो आज हमारे साथ हैं गौतम बाली। बाली साहब, पहला सवाल आपसे है, आर यू स्टिल एक्साइटेड अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस आफ्टर 28 इयर्स? सोनू जी, आपने ये बहुत ही मेरे दिल को छू जाने वाला सा आपने सवाल किया है। मैं जब डायरेक्ट सेलिंग से पहले किसी और प्रोफेशन में था, वहाँ पे भी 12 साल काम किए, पर वो मज़ा नहीं आया जो मुझे डायरेक्ट सेलिंग में आया। और अगर आज मैं बैठ के उसके बारे में सोचता हूँ, तो जो चीज़ मैंने पहले अपने कॉलेज के दिनों में भी पढ़ी, अपने प्रोफेशन के अंदर भी एक चीज़ जो सुना और पढ़ा, कि जब आपके लिए काम आपका काम ना रह जाए और आप अपने काम को एंजॉय करें, तो उसके अंदर आपको एक्साइटमेंट अलग मिलती है, सफलता अलग मिलती है। एक्साइटमेंट अभी तक बरकरार है 28 साल के बाद? बिल्कुल। देखिए, पर्पस क्या था जब हमने वेस्टीज को भी शुरू किया? हमारा ये पर्पस नहीं था कि हम अपने आप को एनरिच करें। जो इस इंडस्ट्री को होना चाहिए, जो इज्जत और सब कुछ मिलनी चाहिए, लोग इस इंडस्ट्री का नज़रिया बदलें और ये इंडस्ट्री एक प्रोफेशनल की तरह काम करे, वो हमारा रीज़न था। तभी हमने वेस्टीज को बनाया। आज 20 साल हो गए, और 2004 मुझे अभी कल की तरह ही लगता है कि ये 20 साल कहाँ गए वो पता नहीं चला। वो पता क्यों नहीं चला? क्योंकि इसके अंदर आज के दिन पे भी वो पहले दिन जैसी एक्साइटमेंट है। बिल्कुल है, बिल्कुल। देखिए, मैं आपका थोड़ा सा समय और लूँगा इस क्वेश्चन के ऊपर, कि मेरा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसको मैं करता हूँ, विच इज़ कॉल्ड वे टू स्टे अहेड। वे टू स्टे अहेड। और उसके अंदर मैं यही कहता हूं कि अगर आप सफलता को हमेशा मेंटेन करना चाहते हो और कॉन्टिन्यूसली ग्रो करना चाहते हो, तो आपको करना क्या है कि हर रोज एक नई शुरुआत। राइट? जब आपके पास वो पहले दिन जैसी एक्साइटमेंट और एनर्जी रहेगी, और आपको काम में उतना ही मजा आएगा जो पहले दिन आपने इस काम को किया, तो वो आपके लिए कभी काम नहीं रह जाएगा, आपके लिए हमेशा एक्साइटमेंट का सोर्स रहेगा। एंड वही ट्रेनिंग जो मैं लोगों के लिए करता हूँ, वो एक्चुअली मुझे खुद मोटिवेट करती है कि हर रोज उसी एक्साइटमेंट से काम करना जैसे पहले दिन वेस्टीज की शुरुआत। कितनी मीटिंग दिखाई गौतम जी घर घर जाकर? हाँ, कभी गिनती तो इसकी रखी नहीं, पर
हजारों में होगी। घर घर जाते थे, घर घर जाते, खुद से, पूरे देश भर में। आप मानोगे नहीं, दिल्ली में कार कोई में, बाइक में, स्कूटर में कैसे जाते थे? जो भी मोड मिलता था हर जगह पे। अगर कैलकाटा था, कैलकाटा को बिल्ड किया लोगों के घर घर में मीटिंग करके। जब हमने वेस्टीज को शुरू किया, लोगों के घर में जाके मार्केटिंग प्लान शो करना। सारा दिन लोग मेरे होटल में आते रहते थे, 1 to 1 उनको पेपर के ऊपर खुद प्लान मैं शो करता था। क्यों? क्योंकि जिस प्लान को हमने इंजीनियर किया था उसका पर्पस क्या है और लोगों को उसकी बड़ी पिक्चर कैसे नजर आए, तो मेरा ख्याल से मुझसे बेहतर कोई आदमी नहीं हो सकता था जो उसको समझा सके। आज के दिन पे भी अभी भी जाते हैं मीटिंग में? हर हफ्ते में कम से कम 2 या 3 तो मेरी मीटिंग अभी भी कर रहे हैं? अभी भी। रिसेंट कहाँ करके आए? अभी गुवाहाटी करके आया। कितने लोग थे और क्या गुवाहाटी में 300 लोग थे। एंटायर नॉर्थ ईस्ट की हमारी टीम थी। एक लीडर का प्रोग्राम था, बूट कैंप था, लगभग 3 दिन का, एक रिसोर्ट के अंदर। वहां गया और वहां की एक मैं आपको बात शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा कि उस दिन सुबह मैं बॉम्बे से गुवाहाटी की फ्लाइट ली थी। लगभग 3.25 साढ़े 3 घंटे की फ्लाइट। 9 बजे की फ्लाइट थी। मैं वहां पे पहुंचा वेन्यू के अंदर लगभग 1-1:30 बजे, और उसके बाद मीटिंग मैंने वहां पे की। तो पूरा जो सफर था, बॉम्बे से गया हूं 3.5 घंटे की फ्लाइट लेके, सीधा मीटिंग में जा रहा हूं, वो बिल्कुल सफर की थकान जो थी बिल्कुल खत्म होगी। क्यों? क्योंकि वहां पे पहली बारी मुझे एक ऐसी लेडी का पता चला जो ट्राइबल एरिया की है और बांस से वो मैट्स बनाया करती थी। महीने में मात्र 2,000 रुपया कमाती थी। अच्छा। आज के दिन पे वेस्टीज में उसको मेरे ख्याल से लगभग 5 साल हो गए। आज के दिन पे उसका लगभग 1 लाख के आसपास का चेक है। अपने लिए गाड़ी खरीद चुकी है, एक घर छोटा बना चुकी है, शादी उसकी हो गई, लड़के को भी उसने जो है एक मोटरसाइकिल गिफ्ट अपने हस्बैंड को, अपने हस्बैंड को। अब ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, जब आप मीटिंग्स में जाते हैं तो बड़े लीडर्स की तो कहानी पता होती है, बड़े लीडर्स जो लाखों रुपया कमा रहे हैं, सब कुछ लग्जरी कार्स चला रहे हैं। पर जो ग्राउंड लेवल पे, जहां पे किसी के पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है अपनी जिंदगी को बदलने के लिए, वहां पे जब वेस्टीज और हमारा एंटायर सिस्टम लोगों की लाइफ चेंज करता है, जब वहां जाता हूं तो प्राउड के साथ साथ ये लगता है कि हम लोगों के लिए कुछ कर सके। तो मतलब 28 साल पहले भी गौतम बालाजी सड़क पे थे, और सड़क पे थे मतलब मीटिंग कर रहे थे, और 28 साल के बाद भी उसी एक्साइटमेंट, एनर्जी के साथ रोड पे उतर के 300 लोगों की मीटिंग आज भी कर रहे हैं। आज भी अगर बड़ी मीटिंग्स भी हों, डिपेंड्स अपॉन द ट्रेनिंग प्रोग्राम जो लोगों के लिए करना होता है, उसमें 2.5 से लेके 3 घंटे नॉन स्टॉप एक्सटेम्पोर बोल बोल के भी वही करता हूँ। तो मुझे तो ये भी पता है कि गौतम बालाजी जस्ट अ कॉल अवे, कि कोई लीडर बाली साहब को कॉल कर सकता है कि मेरी मीटिंग, और बाली साहब फ्लाइट पकड़ के पहुंच जाते हैं। जब शेड्यूल हो ज़रूर, क्योंकि मैं हमेशा यही कहता हूं कि सफलता उन्हीं को मिलती है जिनकी तैयारी अच्छी होती है। क्या बात है। तो मैं हर एक की मीटिंग्स को प्लान करता हूं, पर हाँ, जहां पे मैं उनकी और उनकी टीम के लिए अगर कुछ फर्क डाल सकता हूं तो ऐसा नहीं हो सकता कि मैं किसी को मना करूं। टू गुड। गौतम जी, मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं उनके 3 आप जवाब दें, और इस इंडस्ट्री को ताकि लोग अच्छे से समझ सकें, और इसको मैं बोलूँगा पावर ऑफ 3, राइट। तो पहला सवाल आपसे ये है, 3 स्किल्स विच आर मस्ट टू सक्सीड इन नेटवर्क मार्केटिंग। 3 स्किल्स। मैं अगर एक बात कहूं कि कोई भी अगर सेल्स के बिजनेस में हो या कोई भी बिजनेस हो, उसके अंदर सबसे पहला स्किल जो हर एक व्यक्ति जो बिजनेस करना चाहता है, उसको आप एटीट्यूड भी कह सकते हैं, पर अगर उसको आप डेवलप करेंगे अपने अंदर तो वो आपके लिए स्किल बन जाएगा, वो है पेशेंस। पेशेंस। हर एक चीज के अंदर वक्त जरूर लगता है। डन। राइट। उसके लिए आप डायरेक्ट सेलिंग के अंदर भी आए हैं, इसके अंदर भी आपको अपनी टीम बिल्ड करके चुन चुन के लोग ला के टीम बनाने में टाइम लगता है। तो पेशेंस बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको सीखना पड़ेगा, उसके लिए पेशेंस आपको चाहिए। ठीक। दूसरा, मैं हमेशा कहता हूं कि आपके अंदर जो स्किल होना चाहिए वो होना चाहिए आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग। आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग। हाँ। ये क्या है? मेरे एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में मैं हमेशा कहता हूं कि कोई व्यक्ति आपसे प्रोडक्ट लेता है कि नहीं, वो आपके साथ ज्वाइन करता है कि नहीं, वो इस चीज पे निर्भर करता है कि आपने उसको कितना प्रभावित किया। क्या बात। अगर आप किसी को दिखा रहे हैं कि इस इंडस्ट्री के अंदर लोग लाखों रुपया, 50 लाख रुपया पर मंथ कमा रहे हैं, और उसको नजर आता है सिर्फ 5,000 रुपया, तो बिजनेस में गलती नहीं है।
अभी कमी है उस व्यक्ति के अंदर जो उस चीज को बयान कर रहा है। तो आप अपने आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग को जितना इंप्रूव बेटर बना करेंगे उतना ही आप और ज्यादा बेटर करेंगे। एंड सिंस हमारा बिजनेस ही प्रेजेंटेशन का है, तो 1-to-1 के अंदर कई लोग बहुत बेहतर होते हैं पर ग्रुप मीटिंग्स कर नहीं सकते। तो इनिशियली नेटवर्क अपना बना लेते हैं, पर जब नेटवर्क बड़ा होता है तो उसको मेंटेन करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए मैं हमेशा ये कहता हूं कि प्रेजेंटेशन स्किल्स आप अपने जितने बड़े करोगे और बेटर करोगे, क्योंकि 1-to-1 के अंदर आपने किसी को कन्विंस कर लिया वो बात अलग है, पर आपकी जब टीम बड़ी होगी तो आपके प्रेजेंटेशन स्किल्स बहुत ज्यादा। तो 3 चीजें, नंबर 1 पेशेंस, नंबर 2 आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग, नंबर 3 कि आप स्टेज के भी खिलाड़ी बिल्कुल जितने ज्यादा बड़े बन पाएंगे उतना बड़ा बिजनेस आप बिल्ड कर सकते हैं। बिल्कुल। 3 बुक्स एवरीवन मस्ट रीड इन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। 3 बुक्स, मेरा तो हमेशा ये सजेशन रहता है कि आप जितनी ज्यादा किताबें पढ़ सकें, क्योंकि हर किताब से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। फिर भी कोई 3 किताबें जो हमारे इस बिजनेस की गीता है, बाइबल है, दैट इज कॉपीकैट मार्केटिंग। मेरे ख्याल से बच्चा बच्चा उसके बारे में जानता है। एक किताब ने जिसने मेरे को बहुत ही मोटिवेट किया और आज के दिन पे भी समय समय पे उसको दोबारा पढ़ सकता हूं, वो शिव खेरा जी की यू कैन विन। जीत आपकी। क्या बात। क्योंकि उस किताब को आप पढ़ें तो उसके अंदर कहानियां बहुत शानदार आपको इतना मटेरियल दे देती हैं कि आप लोगों से बात कर सकें, आपको मोटिवेट करेंगी, आपका एटीट्यूड चेंज करेगी। वो किताब मुझे बहुत अच्छी लगी। और तीसरी और किताब जिससे मैं बहुत प्रभावित हुआ और मैं हमेशा कहता हूं कि उसको लोगों को पढ़ना चाहिए, इज कॉल्ड अनलिमिटेड पावर्स बाय एंथनी रॉबिन्स। अनलिमिटेड पावर। हाँ, बिकॉज हमारा बिजनेस किस चीज का है? लीडरशिप का। और लीडर कोई पैदा नहीं होता, लीडर बनता है। क्या बात है। जब तक आप अपनी पावर्स को और ज्यादा एनहांस नहीं करोगे, आप लाखों रुपया कमा रहे हो इस बिजनेस के अंदर, वो आपका अचीवमेंट लेवल है, बट आप अपने लीडरशिप के लेवल को कैसे डेवलप करोगे, वो अनलिमिटेड पावर्स से मुझे मिलता है। गौतम जी, 3 मिस्टेक्स जो किसी भी डायरेक्ट सेलर को अपनी लाइफ में कभी नहीं करनी चाहिए। ये तो सवाल आपने मुझसे आसान पूछ लिया, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो वीआईपी में एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसमें मैं 7 मिस्टेक्स की बात करता हूँ, पर आपके साथ मैं 3 मिस्टेक्स की बात करूंगा जो मैं हमेशा मानता हूं कि इसके अंदर सबसे पहले पहिए का फिर से आविष्कार नहीं करना चाहिए। डोंट री इन्वेंट द व्हील। डोंट री इन्वेंट द व्हील। सिस्टम को फॉलो करो। सिस्टम को फॉलो करो। इस बिजनेस को करने का तरीका बन चुका है, लोग लाखों रुपए की आमदनी पा रहे हैं, उनका तरीका बुरा बन चुका है। आप अगर इंजीनियर हैं, प्रोफेसर्स हैं, अगर आप अपनी और कोई थॉट प्रोसेस को यहां पे लेके आएंगे तो आप फेल हो जाएंगे। तो आप पहिए का फिर से आविष्कार कर रहे हो, तो आपको समय ज्यादा लगेगा। मैं फेल नहीं शब्द इस्तेमाल करूंगा, आपको फिर से जीरो करके फिर से उठना पड़ेगा। दूसरी चीज जो मैं इसके अंदर हमेशा कहता हूं कि आपके पास एक स्मॉल टाइम एटीट्यूड मत लो। राइट, कि आप इस बिजनेस को कर रहे हो, मेरी इन्वेस्टमेंट कुछ लगी नहीं, 500,000 रुपया आ गया, वो भी प्रॉफिट है, नहीं। इसके पोटेंशियल को देखो कि इसके अंदर कितनी पावर है। आज के दिन पे जो इतना बदलाव आ चुका है इस इंडस्ट्री के करके, आप इस बिजनेस के अंदर उस आमदनी पे जा सकते हो जो आप अपने कन्वेंशनल बिजनेस या किसी जॉब के अंदर आपको जाने में अगले 15 या 20 साल लगे। राइट। तो दूसरा मैं ये चीज कहता हूं जो मिस्टेक लोग करते हैं कि स्मॉल टाइम एटीट्यूड। तीसरी जो मिस्टेक हमारे जो इस इंडस्ट्री में लोग करते हैं कि वो अपने विश्वास के ऊपर भरोसा नहीं करते, पर कि जब सुनते हैं उन लोगों को जो हैं ड्रीम स्टीलर्स, जो लोग अपनी गलती के करके इस इंडस्ट्री में सफल नहीं हो सके, या वो इस इंडस्ट्री में आए नहीं बल्कि दूसरों के एग्जाम्पल से या सोशल मीडिया पे जाके यूट्यूब पे किसी का भाषण सुन लिया और जो इस इंडस्ट्री में सफलतापूर्वक कर रहा है उसके पास आके उसको इतना नेगेटिव करना कि उसके सपनों को चुरा के ले जाना। तो मैं यही कहता हूं कि रीइन्वेंट नहीं करना व्हील, स्मॉल टाइम एटीट्यूड नहीं करना और ड्रीम स्टीलर्स को नहीं सुनना। ये 3 मिस्टेक्स कभी मत करो। क्या बात है। 3 थिंग्स फ्रॉम पैरालिसिस इनटू एक्शन। किसी की भी टीम डाउन हो गई है किसी भी ABCD रीजन से, बिजनेस है ऊपर भी होते हैं नीचे भी होते हैं, पैरालिसिस से एक्शन मोड में आए, ऐसे कौन सी 3 चीजें करें? देखो, पैरालिसिस का भी जो पेशेंट होता है उसके लिए सबसे ज्यादा रिकमेंड की जाती है फिजियोथेरेपी। ठीक, राइट।
ताकि उसकी मसल्स एक्शन में आ सके, तो उनमें डायरेक्ट स्ट्रेंथ आ सेलिंग की सके। फिजियोथेरेपी क्या है? हमारी है अपनी एक्टिविटी इंक्रीज कर दो, एक्टिविटी बढ़ा दे। हाँ, क्या करें? मीटिंग्स बढ़ा दो, अपनी लोगों से कांटेक्ट बढ़ा दो, प्लान ज्यादा शो करो, जो आपकी कोर टीम है। लेकिन वही तो करने का मन नहीं कर रहा ना उसका। पर करना तो पड़ेगा। देखिए, आपको किसी दिन अगर भूख नहीं लगती तब भी आप खाना खाते हैं ना, क्योंकि वो आपके शरीर के लिए एनर्जी है। डॉक्टर भी कहता है कि खाना बहुत जरूरी है, चाहे मन कर रहा है चाहे नहीं कर रहा है। बिल्कुल। और हमारे बिजनेस की जो एनर्जी है, जो हमारे इस बिजनेस को लॉन्ग लाइफ देती है, हेल्थ बनाती है, वो है एक्टिविटी। एक तो एक्टिविटी बढ़ा दे, दूसरा दूसरा इसके अंदर मैं जो हमेशा कहता हूं कि आपने करना क्या है कि हमारा बिजनेस किस चीज का है, डायरेक्ट सेलिंग का। तो वर्ड क्या है, सेलिंग। हमें अगर आपके बिजनेस पैरालिसिस में जा रहा है, जब आप अपनी एक्टिविटी बढ़ाएंगे और अपनी रिटेल सेल्स बढ़ाएंगे, उससे होगा क्या कि आपके लोगों को सफलता मिलनी शुरू होगी और उनका मोटिवेशन लेवल स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगा। उनको पता चल जाता है कि इन एक्टिविटीज से हमें रिजल्ट मिल रहा है, तभी उन एक्टिविटीज को वो फर्दर बिल्ड कर। रिटेलिंग बढ़ा दें आपके हिसाब से। नंबर 1 मीटिंग बढ़ा दें, दूसरा खुद रिटेल करना शुरू खुद कर रिटेल करो। आप जब तक एज ए लीडर नहीं करोगे तो आप अच्छा एग्जाम्पल कैसे बनोगे? परफेक्ट। नंबर 3, जब आपका बिजनेस अगर पैरालिसिस मोड में जा रहा है तो आपको उन लोगों के साथ काम करना है जो इस बिजनेस के अंदर, जो वो लोग इसके डेडिकेटेड हैं। यानी कि अपनी टीम के अंदर जो आपके कोर मेंबर्स हैं, उनके साथ स्ट्रैटेजी प्लान करो। किस चीज के लिए? पहली एक्टिविटी, राइट, एंड दूसरा रिटेल सेल्स। अगर आप ये 3 चीजें करते हो, कोई भी नेटवर्क होगा वो आराम से उठ सकता है। टू गुड। 3 चीजें जो करनी चाहिए जब बिजनेस अच्छा चल रहा हो। मेरा ख्याल से जो आपने पहला सवाल पूछा उसी का आंसर इसके अंदर भी है, क्योंकि जब से मैं 1996 में इस इंडस्ट्री में आया, एक व्यक्ति जो मेरे गुरु हैं थे, इनफैक्ट, अब उन्होंने मुझे हमेशा एक बात कही थी। जब बिजनेस बूम कर रहा होता था तो वो ये कहते थे, गौतम, राइड हाई, कि अभी ये मोमेंटम आया हुआ है, अब इसके अंदर आप कंफर्ट जोन में मत जाओ, बेस्ट यूज करो। बेस्ट यूज करो, अपनी एक्टिविटी जितनी बढ़ा सकते हो, मीटिंग्स का साइज आप बिल्ड कर दो, प्रमोशंस लॉन्च कर दो, क्योंकि ये बिजनेस का मोमेंटम है। जब आप उसका थ्रेशोल्ड एक ज्यादा ले गए, राइट, से फॉर एग्जांपल पहले आपका बिजनेस हो रहा था 1 करोड़ का, अगर आप 1 करोड़ पे कंफर्ट जोन में आ जाते, पर आपका बिजनेस डबल होके 1 से 2 करोड़ हो गया, 2 से अगर आप उसको 10 करोड़ पे लेके जाओगे, क्योंकि बिजनेस है, अगर थोड़ा सा कभी डाउन आया तो आप 8 या 9 करोड़ पे तो रहोगे, 2 करोड़ की ब्रैकेट में नहीं रह जाओगे। तो इसीलिए जब बिजनेस हाई होता है, नंबर 1 आपको अपनी एक्टिविटीज को राइड हाई करना है, एंड सिंपल चीज वही, जो एक्टिविटी बढ़ाना। एंड जो चीज मैंने आपसे हमेशा सुनी है, सीखी है, कि कभी भी उस समय में अपनी कंफर्ट जोन में मत जाओ। ये मत सोचो कि अब तो बिजनेस ऑटोमेटिकली चलेगा, ऑटोपायलट मोड में लोग कोई छोड़ के जाएंगे नहीं, अच्छा पैसा कमा रहे हैं। क्योंकि कई बार होता क्या है, जो मैंने देखा है इस इंडस्ट्री में, सफलता लोगों के दिमाग पे नहीं चढ़ती, उनकी जुबान पे भी आ जाती है। कैसे? लोग बददिमाग हो जाते हैं, लीडर अपने आप को खुदा समझना शुरू हो जाते हैं। आपके साथ भी ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ? मेरे साथ खुद के साथ नहीं हुआ, पर मैंने लोगों के साथ देखा होते है। देखा। आप तो कंपनी चला रहे हैं, बहुत कुछ देखा भी होगा। नहीं, देखिए, मैंने बहुत बार देखा है कि जो लोग हमारे वेस्टीज को भी छोड़ के गए, वो वेस्टीज को छोड़ के जाना नहीं चाहते थे। उनका यह कहना था कि हम इस लीडर के साथ काम नहीं करेंगे जिसके नीचे साथ वो सफलतापूर्वक काम कर रहे थे, अच्छा पैसा कमा रहे थे, पर जहां पे ईगो आपस में आ जाता है, आइदर लीडर का या डाउनलाइन का, वो जो चीज है वो किसी भी बिजनेस को नष्ट कर देती। डन। तीसरी चीज जो उसको जरूर करनी चाहिए जब बिजनेस बहुत ऊपर हो, जो मैंने पहले कहा, कंफर्ट जोन में नहीं जाना। बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल नहीं, क्योंकि वही टाइम है जिंदगी में, वो मौका बहुत कम आता है कि जब आपका बिजनेस इतना ज्यादा हाई पे जा रहा है। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा कि हमें 13 साल लगे थे 1000 करोड़ के टर्नओवर पे जाते हुए। हमारा उस टाइम पे क्यूमुलेटिव एवरेज ग्रोथ रेट वाज 69%। 13 साल लगे 1000 करोड़ का टर्नओवर करने के लिए, और 14th ईयर में हमने अनाउंस किया कि हम 2000 करोड़ करेंगे। डबल। राइड हाई, एक्टिविटी इंक्रीज करो, कंफर्ट जोन में न जाओ, नहीं तो 1000 करोड़ का एनुअल टर्नओवर बहुत बड़ी चीज होती है।
हमने सब अपनी एक्टिविटीज इंक्रीज कर दी, प्रमोशंस इतनी बेहतरीन की, 2000 करोड़ तो नहीं कर सके पर 1850 करोड़ किया उस साल। 1000 से सीधा 1850। 1850, 85% ग्रोथ ऑन 1000 करोड़ टर्नओवर। वो कैसे? राइड हाई, इंक्रीज एक्टिविटी, कंफर्ट जोन में मत जाओ। कोई 3 टिप्स आप देना चाहें किसी भी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? मेरा ख्याल से जो पहला आंसर दिया था मैं उसी पे ही जाऊंगा कि सबसे पहली चीज की सफलता उन्हीं को मिलती है जिनकी तैयारी अच्छी होती है। दूसरा, आपको किसी को भी कोई प्रोडक्ट सेल करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? आपके अंदर ऑनेस्टी होनी चाहिए, राइट? किसी को भी किसी प्रोडक्ट के बारे में गलत मत बताओ, किसी को बेवकूफ मत सोचो। आप एब्सोल्युटली हैव ऑनेस्ट अप्रोच। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज की प्रैक्टिस जितनी करो। आपने किसी को अगर प्रोडक्ट सेल करने जाना है, उससे पहले अपनी कहानी को प्रैक्टिस करो कि आप कैसे उसके ऊपर प्रभाव डाल सकते हो। नंबर तीसरा, क्योंकि सेलिंग इज ए कॉन्टिन्यूस प्रोडक्ट। जो लाइफ में हम ना ही सिर्फ अपने प्रोडक्ट बेचते हैं, हम अपने बच्चों को भी अगर कन्विंस करते हैं, अपनी वाइफ के साथ, दोस्तों के साथ जो हमारी अप्रोच रहती है, कोई भी आइडिया सेल करते हैं या बात करते हैं और उनको कन्विंस करते हैं, दैट इज कॉल्ड सेलिंग। उस चीज को इंप्रूव करने के लिए मैं हमेशा कहता हूं कि सेल्फ रिव्यू करो कि आज अगर किसी व्यक्ति से आपने एक बार ही मिले, उसको प्रोडक्ट देने की कोशिश की, अगर उसने लिया या नहीं लिया, आके आप अपने आप को सेल्फ रिव्यू करो कि मैंने जो उससे बात की उसको बेटर कैसे कर सकता हूं। जब आप अपने आप को कॉन्टिन्यूसली बेटर मोड पे लेके जाओगे, सो आगे चल के टू सेल एनी प्रोडक्ट, जब आपके पास इतना एक्सपीरियंस हो जाएगा, प्रोडक्ट बेचना आपको मुश्किल नहीं लगेगा। मेरा सवाल बाली साहब आपसे बहुत इम्पोर्टेंट है। और आजकल का जो यूथ है, आजकल का जो क्या कहते हैं यंग जनरेशन है, जिसको जेंजी बोलते हैं ना, इन लोगों में पेशेंस का बहुत प्रॉब्लम है, किल्लत है ना। ये लोग बहुत जल्दी पलायन कर जाते हैं, पलायन के मोड में आ जाते हैं। तो जैसा कि पेशेंस की आप बात कर रहे थे, मैं उसी पे कुछ जानना चाहता हूँ कि टेस्ला 2003 में स्टार्ट हुई, पहला प्रॉफिट 2013 में कमाया। फेडेक्स 71 में स्टार्ट हुई, 1971 में, पहला प्रॉफिट 1975, 4 साल के बाद बुक किया। अमेजॉन 94 में स्टार्ट हुई, पहला प्रॉफिट 9 साल के बाद 2003 में बुक किया। जियो 2007 में फाउंडेड हुई और 2018 में पहला प्रॉफिट कमाते हैं। इतना करोड़ों अरबों रुपए लगाने के बाद भी ये लोग 5-5 साल, 10-10 साल, 15-15 साल का पेशेंस रखते हैं। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में एक व्यक्ति जो 1000-2000 रुपया ही देता है, जिसका कोई बैंक लोन नहीं चल रहा, कोई इंटरेस्ट नहीं चल रहा, कोई साइकिल नहीं चल रही, उसको तुरंत 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना में करोड़पति अरबपति बनना है। और अगर वो नहीं बनता तो सबसे आसान रास्ता चुनता है पलायन का। वो भगोड़ा बन जाता है, मेरी थोड़ी टफ लैंग्वेज में, भाग जाता है। और भगोड़ा बनने का नुकसान ये है कि वो आदत ही खराब है कि वो एक बार भगोड़ा कहीं से बनता है तो फिर उसके स्वभाव में आ जाता है कि वो बार बार जहाँ भी जाएगा वो यही करेगा। तो पेशेंस का कितना बड़ा रोल है इस इंडस्ट्री के अंदर, जब इतने बड़े बड़े बिजनेसेस हैं? आपने भी जब स्टार्ट किया होगा तो बहुत पेशेंस के साथ स्टार्ट किया होगा। और आजकल की यूथ को आप क्या बोलना चाहते हैं कि पेशेंस की कितनी बड़ी ज़रूरत है इस इंडस्ट्री में? इस चीज़ के बारे में मैं क्या बोलूँ, मेरा ख्याल से इतिहास को उठा के देख लो, हर जगह यही कहा गया कि पेशेंस बहुत ज़रूरी है किसी चीज़ में भी सफल होने के लिए, राइट? एक पंडित एक दिन के अंदर या एक ग्रंथ पढ़ के पंडित नहीं बन जाता। किसी भी चीज़ के अंदर महारत हासिल करनी है तो आदमी को अपना पेशेंस रखना पड़ता है। क्योंकि मैं पंजाबी हूँ, पंजाब में हमेशा ये कहते हैं कि पहले साल चट्टी, हाँ, राइट? कि पहले साल आपको कुछ नहीं मिलेगा, दूसरी साल हट्टी, यानी कि दूसरे साल आपका ब्रेक इवन होगा, तीसरे साल कहते हैं खट्टी, फिर खट्टी मतलब प्रॉफिट। सो दैट्स अ नॉर्मल रूल ऑफ द बिजनेस एंड द यंगस्टर्स हैव गॉट टू रियलाइज दिस। मैं उनसे एक चीज कहना चाहूंगा, इस यंग जनरेशन से, आप स्कूल गए, आपने 12 साल स्कूल के अंदर पढ़े, आपने 4 साल यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़े, आपने एजुकेशन लेने की कोशिश की। ये जो 16 से 18 साल आपने अपना समय लगाया, काहे के लिए? क्योंकि जो ज्ञान आप हासिल करेंगे उसके करके आप अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकेंगे। जब आप 18 साल का पेशेंस वहां रख सकते थे, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर 3 से लेकर 5 साल आप लगाइए, आपको 18 साल नहीं लगाने। क्योंकि पहला कुछ समय इस बिजनेस के अंदर सीखने का होता है। आप किसी भी इंडस्ट्री में जाओ, आप ऑटोमोबाइल में जाओ, आप टेलीफोन का करो या कंप्यूटर IT के एक्सपर्ट बनना चाहो,
हर चीज में आपको पेशेंस चाहिए और सीखने का समय चाहिए, उसके बाद ही आपको सफलता मिलती है। यही मैं चीज अपने सब यंगस्टर से कहूंगा, क्योंकि ये बिजनेस आपको उतनी ऊंचाइयों पर ले जा सकता है जो आपको और किसी बिजनेस में पॉसिबल नहीं होगा। तो 3 से 5 साल लगाने के बाद एक आदमी अगर सिस्टम से काम करे तो आपके हिसाब से वो कहाँ तक पहुंचने की उसको पॉसिबिलिटी नजर आती है? ये हर डिपेंड करता है हर एक Person to व्यक्ति के person. ऊपर, राइट। बट मेरा ख्याल से कोई भी व्यक्ति कम से कम 3 से लेकर 5 लाख रुपए की आमदनी पे आराम से जा आराम सकता से पहुंच सकता है। है। बिल्कुल, अगर वो लर्निंग मोड में है, राइट, अपने अपलाइन से सीख रहा है, सिस्टम को समझ रहा है, इंप्रूव कर रहा है, तो वो आराम से। हमारे यहाँ पे कितने ऐसे लोग हैं, और हमारे यहाँ पे क्यों, इस इंटायर इंडस्ट्री में, इंडिया या वर्ल्ड वाइड आप देख लो, जिन्होंने जब सिस्टम से काम किया, पेशेंस से काम किया, आज के दिन पे तो खूब ग्रोथ किया। बिल्कुल। तो गौतम जी बहुत बहुत बधाई 20 साल पूरे करने पे। you बहुत so much. कम कंपनी ऐसी होती हैं जो ये दिन देखती हैं डायरेक्ट सेलिंग में, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग की तो इमेज ऐसी बनी है कि जिस कंपनी में काम कर रहे हैं पता नहीं अगले साल भी रहेगी या नहीं। तो आप बधाई के हकदार हैं कि आपने Thank इतना you बड़ा so much. ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड किया और उसको 20 साल सक्सेसफुली चलाया, कमिटमेंट से पूरी किए, जो वादे किए थे वो निभाए और एक ब्रांड बनाया। पहली कंपनी जो टॉप 100 ग्लोबल डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज में पहुंची, 36th रैंक तक का ट्रेवल आपने किया और 7-8 कंट्रीज, 30वां, 6 नंबर भी कम नहीं कर रहे, देख लो हैं और 7-8 कंट्रीज आपने ओपन करी। 2 जून को आप अपनी 20वीं सालगिरह मना रहे हैं, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। कि एक ऐसी भी कंपनी है जिस पे लोगों को ट्रस्ट है कि 10 तारीख को पे आउट डिलीवरी का मतलब है 10 तारीख। आज तक डिले नहीं हुआ, चाहे होली हो, चाहे दिवाली हो, चाहे कुछ भी हो, 10 मीन्स 10। अगर 10 को संडे है तो 9 को ट्रांसफर हो जाता है पैसा। हैट्स ऑफ टू यू, क्योंकि मैंने तो कभी नहीं देखा, बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं तो 2-4 दिन आगे पीछे हो ही जाता है। तो 2 जून इंदिरा गांधी स्टेडियम 35,000 लोग आ रहे हैं। कैसा रहा ये सफ़र, पहला सवाल ये है। और इसमें दूसरा सवाल ये है कि कौन सी कंट्री को ओपन करने में सबसे ज़्यादा दिक्कत आई? ओके सफ़र बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा, बहुत कुछ सीखने को मिला। वेस्टीज इतना बड़ा परिवार बन जाएगा कभी हमने खुद भी नहीं सोचा था पहले दिन। दिल से बताना, सच बात है। पहले दिन सोचा था कि 3,000 आउटलेट वाली कंपनी बनेगी, कोई प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, 4 दिन के बाद 3,000 आउटलेट पे पहुंच जाएगा, 20 साल गुजार लेंगे, 8 कंट्रीज बना देंगे, लोग मर्सिडीज, BMW, ऑडी ऐसी गाड़ियां चलाएंगे। कितनी गाड़ियां वैसे, मैंने बीच बीच मैंने पूछना भूल गया। अगर टोटल नंबर ऑफ कार्स की बात करें तो कार जो ले चुके हैं 7,000 से ज्यादा लोग, 7,000 लोग गाड़ियां खरीद चुके हैं, एंड 250 प्लस लोग लग्जरी कार्स ड्राइव कर रहे हैं। BMW, ऑडी, जैगुआर 250 लोग चला रहे हैं। बिल्कुल, पोर्शे से लेके वॉल्वोज सब। तो अगर 20 साल पहले लौटे तो कभी सोचा था? मैं सच बात बताऊंगा कि जब मैं, कंवर और दीपक ने इस बिजनेस के बारे में सोचा, हमारी सोच ये थी कि कोई तो खड़ा होगा जो इस इंडस्ट्री की इमेज को चेंज करेगा और एक सही कंपनी लॉन्च करें। हमने इतना बड़ा पिक्चर कभी नहीं सोचा था। हमने यही सोचा था अगर मैक्सिमम 100 करोड़ का भी हमारा एनुअल टर्नओवर हो गया तो हम बहुत बड़ी कंपनी होंगे, तो बहुत बड़ी कंपनी होंगे। तब ये सोच थी? तब ये सोच थी। बदलाव तब आना शुरू हुआ जब हमें लगभग 7 साल हुए, जब 2011 में थे और हमने सोचना शुरू किया 2020 के बारे में कि इंडस्ट्री कैसे होगी, किस तरह से बिजनेस करेंगे। हमने अपने आप को चेंज करना शुरू किया और जो करना शुरू किया अकॉर्डिंग टू द मार्केट, इंडिया एक यंग नेशन बन रहा था, हमने अपने आप को उसी तरह में हर चीज़ में किया। वो हमारा पीरियड रहा जो बहुत ग्लोरियस रहा, जिसके अंदर हमने फिनोमिनल ग्रोथ की और जो हमने बेहतर काम किए, जो लोगों को पसंद आए, उसके करके ही वेस्टीज वहाँ पे चलेगी जहाँ पे हमने खुद नहीं सोचा था। और मैं यही कहना चाहूँगा कि वेस्टीज को इतनी बड़ी कंपनी बनाने वाले हम लोग नहीं हैं, वो हमारे लीडर्स हैं जिनके अटूट विश्वास के साथ और उनकी लीडरशिप के साथ वेस्टीज आज इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनी। तो जब टॉप 100 में 30वां रैंक मिला ग्लोबल, दुनिया की 100 बड़ी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में 30वां रैंक, तो उसका अंदेशा था कि 30वां रैंक आएगा या सरप्राइज थे, या कोई कॉल आया या टोटल सरप्राइज? पता कैसे चला? उस टाइम पे कवर ने मेरे को अर्ली मॉर्निंग फोन किया। अच्छा, कितने बजे का टाइम था? अमेरिका में ये रिलीज होता है जब इसकी रैंकिंग, तो उन्होंने रात को अपनी वेबसाइट पर डाली होगी, तो वहाँ का दिन होगा, इंडिया में हमारी रात थी।
अच्छा। तो सुबह 8:30 बजे मुझे कवर का फोन आया। कन्वर जी तुम्हारे आईटी के आदमी हैं। बिल्कुल। तो हमारा उससे पहले जो उससे पहले एक जो साल था, हमारा नंबर था 63rd लार्जेस्ट Top कंपनी इन 100 द में। वर्ल्ड। हाँ, राइट। तो हमने सोचा मैक्सिमम 10 का जंप जो लगेगा। लग जाएगा, हम राउंड अबाउट 50 53 के आसपास होंगे। तो मुझे आज भी वो शब्द याद आते हैं कि कंवर ने मेरे को फोन किया, उसने कहा कि सर गेस करो क्या नंबर होगा। मैंने कहा यार 45 आ गया होगा, राइट। और उसने जब कहा कि सर वी आर द 30th लार्जेस्ट कंपनी इन द वर्ल्ड, क्या बात। दैट वाज समथिंग व्हिच वाज अनबिलीवेबल। आई थिंक सो हमारा इन इंटायर ईयर्स का ग्लोबल रैंकिंग में बहुत बेहतरीन रिकॉर्ड रहा है। क्या टर्नओवर था उस साल? जब हमारी 30th पोजीशन थी, मेरा ख्याल से 1800 करोड़ के आसपास का। 1800 करोड़। हाँ, कितने साल पुराना बात है ये? ये लगभग 5 साल पुरानी। 5 साल पुराना, मतलब 5 साल पहले आप 1800-1900 करोड़ कर रहे थे। बिल्कुल। क्या बात है, कोविड से पहले। कोविड से पहले। कोविड के अंदर भी बहुत बिजनेस वेस्टीज का इंक्रीज किया, बिकॉज लोगों को इम्यूनिटी के बारे में पता चलना शुरू हुआ। Health products। हेल्थ केयर की एक्सेप्टेंस उस टाइम में और ज्यादा बढ़ गई। तो इस 20 साल में जो कंट्रीज ओपन करी वाले साहब, क्या सोच रहा दुनिया में अलग अलग कंट्रीज में बिजनेस ओपन करने का? क्योंकि हिंदुस्तान अपने आप में बहुत बड़ा बाजार है, 140-150 करोड़ लोग हैं यहाँ पर। तो क्या रीज़न, मतलब कारण क्या था, क्या ज़रूरत थी? मतलब अगर मैं वैसे पूछूं, ज़रूरत क्या थी फिलीपींस जाने की, थाईलैंड जाने की, बांग्लादेश, नेपाल जाने की, सऊदी जाने की, ज़रूरत क्या थी? कितनी कंट्रीज कर रहे हैं अभी? इस टाइम पे हमारी अप्रॉक्सीमेटली 8 कंट्रीज हैं। आइवरी कोस्ट अभी हमने लास्ट मंथ 20 तारीख को इनॉग्रेट किया है। एक्चुअली इंडिया इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट। डायरेक्ट सेलिंग में भी, वैसे भी वर्ल्ड ओवर हर एक चीज़ के अंदर बड़ी मार्केट बन रही है। बट सोनू जी, सबसे बड़ी बात क्या होती है कि आप किस चीज़ से इंस्पायर हो रहे हो, राइट? जो मैं हमेशा कहता हूँ, और मैंने आप में भी देखा है कि कभी कंफर्ट जोन में नहीं जाना। अगर हम इंडिया की भी नंबर 1 लार्जेस्ट कंपनी बन गए, कि क्या हमारा मकसद सिर्फ इंडिया की नंबर 1 लार्जेस्ट कंपनी बनना है? अगर ग्लोबल प्लेयर्स हैं, जब मैं उनके बारे में सुनता हूं, पढ़ता हूं कि 190 देशों में है, तो अगर वो आइडिया वहाँ जा रहा है अभी है। पॉइंट ये है कि अगर वो 190 में जा सकते हैं, तो हम क्यों नहीं जा सकते? तो क्या मैं अभी लोगों को बता दूं कि वाली साहब कुछ और सोच रहे हैं, तो 7-8 कम लग रहे हैं लोगों को? देखिए, मेरा तो मुझे याद है कि जब हम डायरेक्ट सेलिंग के अवार्ड्स लेने गए, उससे पिछले साल हमारी जो रैंकिंग थी वो 92nd लार्जेस्ट कंपनी इन द वर्ल्ड की थी, जब पहली बारी हमें रैंकिंग मिली टॉप 100 में। सेकेंड ईयर जब हम वहाँ पे लेने गए अवार्ड, क्योंकि फंक्शन था, तो हमने कहा, हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि हमारा नंबर कोई राउंड अबाउट 88 के पास आ जाएगा। तो हमने कहा रीजनेबल है, तो हम भी जाके उस लेते हैं। उठा में गए, जब अवार्ड फंक्शन हुआ, ये यूएस में। अच्छा। तो जब अवार्ड लेने गए, इन द सेंस जब अनाउंस हुआ, तो 92nd से हमारी रैंकिंग आई 93rd। अच्छा। एक नंबर पीछे हो गया। तो उस टाइम पे अच्छा नहीं लगा, बुरा लगा। तो मैंने, कंवर और दीपक मेरे साथ थे, मैंने कहा यार अगली बारी जब यहाँ पे अवार्ड लेने आएंगे ना, तभी लेने आएंगे जब हम वर्ल्ड की टॉप 10 डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज में होंगे। तो अब टारगेट ही हमारा यही है कि दुनिया की टॉप 10 डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज में वेस्टीज कैसे जाए। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक सक्सेसफुल एंड प्रूवन मॉडल है, जो ना ही सिर्फ इंडिया बल्कि 8 और देशों में सफलतापूर्वक हम उसको इंप्लीमेंट कर चुके हैं। कितना मुश्किल रहता है गौतम जी बाहर ऑपरेशंस बिल्ड करना, इंडिया से बाहर? करेंसी इशू भी आते होंगे, टाइम जोन इशू भी आते होंगे, क्योंकि पे आउट सेम डे डिलीवर करना होता है। तो कितना मुश्किल रहता है वहाँ की गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना? हेल्थ प्रोडक्ट्स हैं आपके पास, मतलब कितना डिफिकल्ट रहता है, या स्मूथ रन होता है, गए एस्टेब्लिश की और चालू हो गया? इट इज़ अ वेरी वेरी चैलेंजिंग जॉब। कई बारी तो किसी कंट्री को खोलने में कम से कम आपको 3 से लेकर 4 साल लग जाते हैं। लैंग्वेज इश्यूज होती हैं, रेगुलेशंस इश्यूज कोई एक कंट्री जिसमें बहुत दिक्कत हुई? हमारे लिए दुबई भी बहुत मुश्किल था, सऊदी अरेबिया भी बहुत मुश्किल था, नेपाल बहुत मुश्किल था, राइट, क्योंकि वहाँ पे लॉज नहीं थे, इस इंडस्ट्री के बारे में बहुत मुश्किल थी। बांग्लादेश में टैक्सेशन की प्रॉब्लम है, प्रोडक्ट्स वहाँ पे इंपोर्ट करना मुश्किल हो जाता है, लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं वहाँ पे इतना कि हम वहाँ पे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करके कर सकें।
घाना जैसी कंट्री के अंदर जहाँ पे इकोनॉमी अनस्टेबल है, करेंसी डीवैल्यू होती है, प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ाने पड़ते हैं, किसी देश में कभी टैक्सेशन बढ़ जाती है, चेंज हो जाती है. सो दीज आर द प्रॉब्लम्स विच कंटिन्यू टू कम. पर मेरा ख्याल से जो वेस्टीज में एंटायर जो टीम है वो इतनी मैच्योर और इतनी एग्रेसिव टीम है कि दे ऑलवेज लुक फॉर सॉल्यूशंस एंड नॉट प्रॉब्लम्स. तो ये प्रॉब्लम्स हमारे लिए मोमेंटरीली होती हैं कि आई हैं, ठीक है, इनका सोल्यूशन निकालेंगे, वील अडियर टू द लॉज ऑफ एनी कंट्री व्हाट वी ऑपरेट. इनिशियल हिकअप्स होते हैं, बाद में व्हेन यू एस्टैब्लिश योर क्रेडिबिलिटी. नाउ वी आर इन 8 countries, Yeah. including India. India including, yes, we are there in Nepal, we are in Bangladesh, we are in Dubai, we are in Saudi at the moment, we are in Ghana, Ivory Coast and Philippines. Wow, only Indian company. Only Indian company. तो मैक्सिमम जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है हिंदुस्तान में वो वेस्टेज को देखती हैं, उनको कॉपी भी करने की कोशिश करती हैं. बहुत सारी कंपनियों ने तो प्लान भी कॉपी किए हैं, ऐसा भी मुझे पता है. कह रहे हैं नाम नहीं लेते, तो पता है सबको कि किसने क्या किया. कैसा लगता है जब लोग गौतम बाली सर को और वेस्टेज को कॉपी करते हैं? देखिए, या मैं थोड़ा सा इसको और बताता हूँ कि कॉपी तो हो जाते हैं, पेस्ट नहीं होता. देखिए, मैं एक बात कहूंगा कि मेरे को तो कोई क्या कॉपी करेगा, बट हाँ, वेस्टीज से लोग इंस्पायर होते हैं. और मुझे अच्छा क्यों इसलिए लगता है, क्योंकि जब मैं कॉलेज में था तो मुझे जो कोटेबल कोट्स जो होते हैं उनको कलेक्ट करने का बहुत अच्छा लगता था. रीडर डाइजेस्ट होती थी, कोई बुक होती थी, उसके अंदर में कुछ भी अच्छा होता था, मैं एक डायरी में नोट करता था. उसके अंदर मेरे को एक कोट अभी आपके इस सवाल के ऊपर याद आ गया. उसमें किसी ने लिखा था कि इट इज नॉट द फ्लैटरी विच फ्लैटर्स यू. राइट, कि कोई अगर आपको खुश करने की कोशिश कर रहा है, वो एक्चुअली खुश करने वाली बात नहीं है. इट इज नॉट द फ्लैटरी विच फ्लैटर्स यू, बट इट इज यू आर वर्थ फ्लैटरिंग विच फ्लैटर्स यू. क्या बात. तो हम कुछ तो सही कर रहे हैं. हमने कुछ तो बेंचमार्क यार्डस्टिक बनाई कि जो किसी ने पहले सोचा नहीं था, हमने उस रास्ते, वहां पे एक रास्ता क्रिएट किया, तो लोग उसको फॉलो कर रहे हैं. कुछ नहीं सर, बहुत बनाई. 2500 से 3000 आउटलेट बना देना. हम लोग कॉरपोरेट्स में जाते हैं, बहुत प्रोग्राम करते हैं, लेकिन ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर आसान नहीं होता. मतलब वो हो गया है तो अब वो घर की मुर्गी दाल बराबर टाइप हो जाती है. लेकिन जेन्युइनली बात है, मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि आज एक प्रोडक्ट आप लॉन्च कर रहे हैं और आपके पास अपने आउटलेट हैं, एक हफ्ते के बाद आपका प्रोडक्ट वहाँ कुरियर हो जाता है, पहुँच जाता है, अवेलेबिलिटी है. ये मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर है. मतलब इसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है कि आदमी स्टोर पर जाके प्रोडक्ट पिक कर सकता है. टू गुड. कुछ पर्सनल सवाल हैं गौतम जी आपसे, पूछते हैं आपकी पर्सनल लाइफ के अंदर कौन कौन सी कार है बाली जी की गैरेज के अंदर? क्योंकि गाड़ियां आपने बता दी, लीडर के पास तो 7000 गाड़ियां हैं और 250 से ज़्यादा बड़ी बड़ी गाड़ियां आपके लीडर लोग चला रहे हैं. बाली साहब कौन सी गाड़ी चला रहे हैं? गैरेज में क्या क्या खड़ा है? देखिए, अगर थोड़ा शटर उठाइए उसका, गैरेज का है. मेरा बस चले तो आज के दिन पे भी मैं करोला ऑल्टिस को चला के या उसके अंदर घूमूं. बट क्योंकि हमारे लीडर्स की इतनी अपार सफलता और इतनी बेहतरीन गाड़ियां उनके पास हैं, तो एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर, नॉट एज गौतम बाली, मैं कहूंगा एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर, मुझे भी कंपनी की इमेज को मेंटेन करना पड़ता है. सो मेरे पास एक गाड़ी है विच इज अ मर्सिडीज, विच इज SUV, और एक कार जो 50th मेरे 55th बर्थडे पे आपको कन्वर और दीपक ने और वेस्टीज की तरफ से मुझे गिफ्ट मिली थी, इज अ बेंटले. सो दैट इज अ कार जो मैं ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करता. आई प्रेफर टू यूज़ द SUV. एंड साथ में मुझे विंटेज कार्स का शौक है. अच्छा. हाँ, मेरे पास 3 विंटेज कार्स हैं जो खड़ी हैं. चलाते भी हैं कभी कभी, क्योंकि वक्त इतना नहीं मिलता. सारा टाइम हम अपने संडे वाला दिन जो होता है उसको आपको पता है कि हम मीटिंग्स में इन्वॉल्व होते हैं. तो मेरे पास उसके अंदर से एक 1927 की ऑस्टिन टॉर्पीडो है, और एक 19 क्या नाम प्रोनाउंस किया आपने? ऑस्टिन टॉर्पीडो. हाँ, ये बड़ा मुश्किल नाम है. वो कन्वर्टेबल कार है, बिल्कुल खुली हुई. अच्छा. राइट. तो एक वो कार है. एक मेरे पास 1928 ऑस्टिन है, विच इज़ अ स्मॉलर कार.
एक मेरे पास 1951 की शेवरले क्लासिक है। अरे बाप रे बाप। सो ये 3 विंटेज कार्स हैं जो मैं किसी रैली में पार्टिसिपेट नहीं करता, अपने शौक के लिए हैं? देख के दिल को खुशी मिलती है, बस उसके लिए। लोगों के सामने मैं उसको लेके नहीं जाता। सो इट इज फॉर माई प्लेजर एंड नॉट फॉर टू फ्लॉन्ट और टू शो। इसी में एक चीज़ और ऐड करके पूछता हूँ कि मैं एक बार चलो मैं इसको दूसरे तरीके से पूछता हूँ कि बाली साहब का फार्म हाउस लाइफस्टाइल पसंद है या दिल्ली का लाइफस्टाइल पसंद है? दिल्ली क्योंकि इसमें एक और क्वेश्चन आने वाला है मेरा। दिल्ली मेरी मजबूरी है, बिकॉज हमारे हेडक्वार्टर यहाँ पे हैं, लेकिन तभी खुशी रहना खुशी पड़ता है। फार्म हाउस में मिलती है। देखिए, मैं एक बात कहूंगा कि जब भी आदमी कहीं बंद के रहेगा, जैसे शहर है, भीड़ है, आपको खुली जगह मिलती नहीं। आप जब खुली जगह में नहीं होते तो आप खुली तरह सोच भी नहीं दिमाग सकते। भी नहीं चलता। तो मैं जब जो मेरा फार्म हाउस है वहाँ पे चंडीगढ़ के पास, जब मैं वहाँ पे जाता हूँ, आजकल जाने का समय नहीं मिलता, कम से कम 3 महीने में मुश्किल से 2 रात के लिए जाता हूँ। पर जब भी वहाँ पे जाता हूँ, एक खुले वातावरण के अंदर सोच खुल जाती है। मेरे बेस्ट आइडियाज वहीं पर आते हैं। सोचने को वहीं पे इवैल्यूएट किए। और अगर मेरा मन करे तो जब उसको बनाया भी था, बनाया इसलिए था कि 15 दिन मैं ऑनलाइन काम करूंगा वहीं से और 15 दिन यहाँ पे हेड ऑफिस में, पर आज के दिन पे होता 300 दिन यहीं पे लगते हैं। क्योंकि मैंने इसलिए फार्म हाउस का जिक्र छेड़ा क्योंकि आपको याद होगा जब मैं आया था वहाँ पे तो मैंने एक वहाँ पर बाइक देखी थी और मैंने पहली बार इतनी लंबी चौड़ी बाइक देखी और बाद में मुझे पता चला कि बाली साहब तो बाइक के भी बड़े शौकीन है। तो ये कौन सा कलर है बाइक वाला? और बड़ा सारा राइड वाइड भी किया है, कहाँ कहाँ गए बाइक पे, तो वहाँ बाइक भी खड़ी थी एक बिल्कुल उस जगह पे। हाँ, मैं आपको एक बार बताऊं कि बाइक का फिर से शुरुआत कैसे हुई। फिर से मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि कॉलेज में भी मेरे पास बाइक थी। जब शादी वादी हुई, उसके बाद फैमिली बड़ी हुई तो गाड़ी वगैरह ले ली, बाइक को छोड़ दिया जो मेरा शौक था। सो आई वॉज राउंड अबाउट 55 साल की जब मेरी एज थी। अच्छा। तो तब इंडिया में हार्ले डेविडसन्स और बाकी ये बाइक्स आपको नजर आती थी। संडे सुबह लोग राइड्स पे जा रहे हैं। तो एक दिन वैसे ख्याल आया, यार जब मैं 25-30 साल की उम्र में बाइक चलाता था, 55 का हो गया, इसका मतलब ये तो नहीं है कि अब मैं नहीं चला सकता। मेरा हमेशा एक काम रहा है कि मैं अपने आप को चुनौती देता हूँ। तो मैंने फिर से मैंने मोटरसाइकिल्स को राइड करना शुरू किया। एक हार्ले डेविडसन पहले खरीदी, उसके अंदर बहुत जगह राइड किया। यहाँ से रणथंबोर गया, यहाँ से मैं गोवा तक बाइक पे गया। 55 की उम्र में? 55 राउंड अबाउट 57 की एज में। उम्र 55 की, दिल बचपन का वाली कहानी। जो लोग बाइक्स राइड नहीं करते, मैं उनसे एक बात कहूंगा, जिस दिन आप बाइक को राइड करोगे ना, जो हवा चलती है, जो फीलिंग आती है, लगता है कि आप फिर से 25 साल के हो गए। तो बड़ा मजा आता है चला के। इट गिव्स यू फ्रीडम ऑफ डूइंग व्हाट यू लव। और मुझे उसका बहुत पैशन है रहा है। और आजकल थोड़ा सा कम राइड कर रहा हूं, पर मैं किर्गिस्तान भी गया। 1 हफ्ता मैंने डर्ट बाइकिंग वहां पे की, नेशनल पार्क्स में। डर्ट बाइकिंग क्या होता है? मिट्टी के, कच्ची मिट्टी हो, नदी हो, सब कुछ हो, उसके अंदर बाइक लेके घुस जाओ और सब चलाओ। इस एज में? ये आज से लगभग 4 साल पहले था। सो आप लगा सकते हैं मस्ट हैव बीन 58-59, कोविड से पहले की बात है। अच्छा। तब मैंने उसको वो भी किया। ये एक अपॉर्चुनिटी होती है नई चीजें एक्सप्लोर करने के लिए। अगर आप चीजें एक्सप्लोर नहीं करोगे और एक ही दायरे में सिमट के रह जाओगे। कोई ऐसा किस्सा राइड के दौरान हुआ हो कभी जो बड़ा याद हो और मन को छुआ हो? बहुत लंबा लंबा ट्रेवल किया है। जो याद आने वाला और ना भूलने वाला है किर्गिस्तान में। क्या हुआ था? किर्गिस्तान में जैसे हमारे यहाँ पे आपको हाईवेज वगैरह पे, सड़कों पे गाय नजर आएंगी। हाँ। तो किर्गिस्तान के हाईवेज पे आपको जंगली घोड़े नजर आते हैं। जंगली घोड़े? हाँ। वो अलग होते हैं नॉर्मल घोड़ों से? हाँ, वो सेम, पर उनको किसने पाला नहीं है तो वो वाइल्ड में ब्रीड करते हैं, वाइल्ड में रहते हैं। तो मैं जब वहां पे हाईवे पर राइड कर रहा था तो घोड़े जो से सड़क के साइड पे चल रहे थे, और जैसे मेरी बाइक पास आई, उसकी आवाज से वो डर गए और एक सामने आ गया। एंड आई हिट इनटू दैट हॉर्स।
उसके करके जो मेरी रिब्स हैं वो फ्रैक्चर हो गई थी, राइट। एंड वो जो है उसकी जो पेन थी हील होने की कम से कम 6 से 7 महीने रही। सोना इस साइड पर मुश्किल था। इतने सालों में कभी कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था, वो ही एक एक्सीडेंट हुआ। एंड दैट इज समथिंग विच आई रिमेंबर, क्योंकि किसी और के साथ टक्कर होती ना होती, घोड़े के साथ हुई। तो उसके बाद दोबारा चलाई फिर नहीं चलाई? नहीं, उसके बाद भी फिर चलाई? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। पैशन नेवर डाइज। टू गुड यार। गौतम जी, क्वेश्चन मेरा ये है कि 2022-2023 में डेटा ये बोल रहा है कि 21,000 करोड़ का बिजनेस हुआ है नेटो मार्केटिंग का, जो करीब 12% की ग्रोथ दिखाता है। 23-24 का डेटा भी अभी आ जाएगा, क्योंकि मार्च अभी क्लोज ही हुआ है। तो इसमें दो सवाल हैं। पहला सवाल तो ये है कि मैं इसको ऐसे भी पेश कर सकता हूँ कि 21,000 करोड़ की इंडस्ट्री है, ग्रो हो रही है, आप आइए अपना करियर बनाइए। और इसको मैं ऐसे भी पेश कर सकता हूँ कि 28-30 साल हो गए, सिर्फ 21,000 करोड़ की इंडस्ट्री है। तो मैं दोनों तरीके से इसको पेश कर सकता हूँ, लेकिन मैं दूसरे वाले में ज़्यादा आपका इनपुट जानना चाहता हूँ कि 28 साल के बाद मात्र 21,000 करोड़ की इंडस्ट्री है। आज की कंपनियां शुरू होती हैं 4-4 साल 5-5 साल में 7,000 8,000 करोड़ 10,000 करोड़ की कंपनीज बन जाती हैं। क्यों ये इंडस्ट्री 28 साल के बाद भी सिर्फ 21,000 करोड़ का बिजनेस कर रही है? सोनू जी, ये बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा, बिकॉज इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत चैलेंजेस रहे हैं। सबसे बड़ा चैलेंज जो इसमें रहा, क्योंकि लोगों की कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं होती जब वो बिजनेस में आते हैं, तो उनका विश्वास ही नहीं होता कि इसमें बगैर पैसे लगाए हुए इतना पैसा कमाया जा सकता है। दूसरा, इसके अंदर चैलेंज क्या है कि ये इंडस्ट्री इंडिया में बिल्कुल नहीं थी आज से लगभग 28 साल पहले, जब आपने स्टार्ट किया, जब हमने शुरू किया, जब इस इंडस्ट्री की शुरुआत हुई। तो पहले 5 से लेके 10 साल तो इसी चीज पे चले गए कि लोगों का विश्वास इस इंडस्ट्री के अंदर बने। उस टाइम पे काफी फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर्स भी आए जिन्होंने लोगों को गलत सपने दिखाए, और जहां पे एक गलत कंपनी जब बंद होती है तो 10 अच्छी काम करने वाली कंपनियों के ऊपर भी नेगेटिव इमेज आनी शुरू हो जाती है, एज ए इंडस्ट्री, नॉट एज अ कंपनी। सिमिलरली, जो सबसे बड़ा चैलेंज इस इंडस्ट्री के साथ रहा कि देयर वर नो रूल्स एंड रेगुलेशंस अबाउट दिस इंडस्ट्री, जिसके ऊपर इंडस्ट्री बॉडीज का मैं थैंक करना चाहूंगा जिन्होंने इस इंडस्ट्री को पहचाना, जिन्होंने गवर्नमेंट को इसके बारे में, ब्यूरोक्रेसी को इसके बारे में पूरा समझाया, उनको अवेयर करवाया, और अब जाके जहां पे इसके लॉज आए हैं, नाउ द इंडस्ट्री हैज गॉट अ प्रोटेक्शन। क्योंकि जब प्रोटेक्शन नहीं थी, कंपनीज को डर नहीं था, इवन जो लोग इस बिजनेस में इन्वॉल्व थे उनको डर ये रहता था कि कहीं इंडस्ट्री बंद ना हो जाए। सो लोग खुल के उसके अंदर काम करने से डरते थे। और आज के दिन पे अगर आप देखो, वर्ल्ड के अंदर जो इंडिया है, दैट इज द 11th बिगेस्ट मार्केट फॉर डायरेक्ट सेलिंग, एंड द नंबर इज एवर इंक्रीजिंग। एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2030 तक ये इंडस्ट्री 65,000 करोड़ की इंडस्ट्री हो जाएगी। 3 टाइम्स, बिकॉज दिस इज द राइट टाइम। पहले तो फेथ बिल्डिंग टाइम रहा, रूल्स रेगुलेशंस के ऊपर काम आते रहे कि लोग इसको कैरियर अपना बना सकेंगे, लाइफ टाइम इसको कर सकेंगे, इसमें रेजिडुअल इनकम आएगी कि नहीं। अब इस समय के अंदर लोगों के पास एग्जांपल्स हो गए कि जिन लोगों ने इस बिजनेस को शुरू किया था, आज के दिन पे अगर रिटायर भी कर गए हैं तब भी उनके घर में उनकी इनकम आ रही है, जिससे अपना लाइफस्टाइल मेंटेन कर सक रहे हैं। उनकी सेकंड जनरेशन इंस्पायर होकर अपने पेरेंट्स से इस बिजनेस के अंदर आना शुरू हुई। दैट इज द क्रेडिबिलिटी, क्योंकि एक जनरेशन के बाद दूसरी जनरेशन भी उसी बिजनेस को करे, राइट। नंबर 3, जो रेजिडुअल इनकम इसमें हमेशा से प्रॉमिस था, जब से 1996 से ये इंडस्ट्री शुरू हुई, कि आपने बिल्ड किया, कल को आपको कुछ हो जाए, आपकी फैमिली को इसका बिजनेस बनाए हुए का फायदा मिलता रहेगा। आज के दिन पे इंडिया में ऐसे कई 100 एग्जाम्पल्स। आपके पास कोई एग्जाम्पल है ऐसा? हमारे पास बहुत एग्जाम्पल्स। कोई एक आध? इंद्रानी पाठक हमारी कलकत्ता में एक डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उनके हस्बैंड सुदीप पाठक ने इसको शुरू किया था। लगभग 2010 या 11 में उनकी एक्सीडेंट के अंदर डेथ हो गई।
उनकी वाइफ जो उस टाइम पे सिर्फ बांग्ला बोलती थी, उसने हिंदी बोलना सीखा। बेटा उनका मुश्किल से 13 साल का था। उन्होंने इस बिजनेस को संभालना शुरू किया। उनका पूरा का घर उससे चल रहा था। ना बेटे की एजुकेशन में कोई प्रॉब्लम आई। और जब बेटा 19 साल का हुआ तो उसकी मदर ने, इंद्रानी जी ने, उसको एक BMW गिफ्ट की। यहाँ से इनकम कमा के, यहां से इनकम कमा के, आपकी कंपनी में? इस बिजनेस से, हमारी कंपनी से। हमारे प्रमोद शर्मा जी थे बरेली में, उनकी डेथ होगी कार एक्सीडेंट के करके। उनकी वाइफ को आज के दिन पे भी इनकम जा रही है। उनका बेटा जब वो अडल्ट बना, उसने भी इस बिजनेस को ज्वाइन किया, और जो लेवल उसके फादर का था उसने भी वो हासिल किया। तो वी हैव एग्जांपल्स, वी हैव गॉट मेनी एग्जांपल्स। सुदर्शन मोहंती जी जो मैं उड़ीसा के जानता थे, हूं, मैं जानता हूं उनको। वो नहीं रहे। उनकी वाइफ जो है, उसने अपनी मर्सिडीज बेंज चेंज की, नया घर खरीदा। जो विला सुदर्शन जी ने बुक कराया था, उनके जाने के बाद उसकी एंटायर पेमेंट कर करके उन्होंने उसका पोजीशन लिया, क्योंकि उनके हस्बैंड का सपना था। तो कुल मिला के बात यह है कि वो जो 15-20 साल का बनवास था एक तरीके से, जो झेला बहुत सारे लोगों ने, बिकॉज गाइडलाइंस नहीं थी और बहुत सारे चैलेंजेस थे, वो धीरे धीरे सॉर्ट आउट हुआ। बिल्कुल। और अगले 5-7 साल के अंदर इसको इसका असली मकाम और पहचान मिल जाएगा, मैं ऐसा कहूँ। मैं ये कहना चाहूंगा कि इंडस्ट्री मैच्योर हो रही है। आज के दिन पे हाईली पेड प्रोफेशनल्स जब अपने लिए एक ऑल्टरनेट ढूंढ रहे हैं, जो बिजनेस अपने टाइमिंग पे कर सकें, अपनी मर्जी से कर सकें, जितना स्केल अप करना चाहते हैं वो कर सकें, दोज आर द पीपल दोज हु आर कमिंग, राइट। तो पहले तो यही सोचा जाता था कि ये इंडस्ट्री उनके लिए है जिनके पास कुछ काम नहीं, पर आज के दिन पे वो लोग आ रहे हैं जिनको एक सीरियस प्रोफेशन जिनको बनाना है, एंड जिनके अंदर फिनोमिनल क्वालिटीज हैं फॉर देयर लीडरशिप, टू बिल्ड अप टीम्स एंड टू लीड टीम्स। टू गुड। गौतम जी, एक और छोटा सा मेरा सवाल है आपसे। आपका एसोसिएशन हुआ कन्वर जी से, दीपक सूद जी से, तीन लोगों का तिगड़ी है अगर मैं ऐसा बोलूं तो, और वो 20 साल पहले भी था और टचवुड आज भी है, और ईश्वर आगे भी जीवन भर चलता रहे। तो 3 लोग जब कंपनी चलाते हैं तो कभी कभी ऐसा नहीं होता कि एक बोलता है कि करना है, एक बोलता है कि नहीं करना, तीसरा बोलता है कि यार चलो छोड़ो, तो कभी आता है कुछ आपस में झगड़ा वगड़ा होता है आप लोगों का? नहीं होता? झगड़ा नहीं, मैं कहूंगा कि हमारे यहाँ पे जो कल्चर है वो एक बहुत हेल्दी डिस्कशन का है। क्योंकि हम कुछ भी जो करना चाहते हैं, हमारा पहला फोकस रहता है कि हम अपने लोगों के लिए क्या करें, जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। मतलब मेरा सवाल थोड़ा सा और इजी कर दूं आपके लिए कि वो क्या राज है कि 3 लोगों का बॉन्डिंग फेविकॉल की तरह मजबूत है और आज भी खड़ा है? और मैं तो जानता हूं, आपको भी जानता हूं, कन्वर जी को भी जानता हूं, दीपक जी को भी जानता हूं, आपका रिगार्ड बहुत है दीपक जी और कन्वर जी के मन में, और आप भी बहुत रिगार्ड करते हैं कन्वर जी का और दीपक जी का। तो 20 साल तक ये बॉन्ड इतना मजबूत हो गया या है, कोई 1-2 उसका कारण? देखिए, मैं ये बॉन्ड जो है वो 20 साल का नहीं है, 20 साल से पुराना है। ठीक, राइट। ये लगभग 2001 में बना था, तो आज अगर बात करें तो लगभग 24 साल का बॉन्ड है। उन 3 साल के अंदर जब हमने वेस्टीज शुरू की, हम तीनों की अंडरस्टैंडिंग इतनी बेहतरीन हो गई कि हमें विजन क्लियर था कि हम लोग इस इंडस्ट्री के लिए कुछ करना चाहते हैं। ऑल 3 ऑफ अस वर वेल एस्टैब्लिश्ड प्रोफेशनल्स, कोई किसी चीज की प्रॉब्लम नहीं थी। पर जब हमारा विजन ही तीनों का इकट्ठा मिला, राइट, उससे वेस्टीज की शुरुआत हुई। एंड आई एम थैंकफुल टू गॉड, हमारी तीनों की वो अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि देखिए हमारा पर्सनल ओपिनियन या पर्सनल बेनिफिट नहीं है। वॉट एवर डिसीजन वी टेक, जो हमारी अगर डिस्कशन जिन चीज पे भी होती है, हमेशा से हमारी शुरुआत से एक बात थी कि हम चीजों को करेंगे आफ्टर वी यूनानिमसली एग्री। कि अगर वो कोई व्यू पॉइंट दिखा रहे हैं जो मुझे समझ नहीं आ रहा, तो मैं उसको फिर समझने की कोशिश करता हूं। जो मेरे पास सवाल है, जब वो उन सवालों का जवाब देते, मैं एग्री हो गया तो आई विल गो अलोंग विद देम। कभी वोटिंग भी होती है? कभी जरूरत नहीं पड़ी। मेरा ख्याल से हमारी आपस में इतनी परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग है कि कभी वोटिंग की जरूरत कभी ऐसा होता है कि कन्वर जी आपको बोल दें कि बाली जी आपकी बात नहीं मानी जाएगी यहाँ पे, तो ठीक है, ऐसा होता है? कभी कभी हो सकता है। अच्छा, हाँ,
नहीं, ऐसा तो नहीं कहा कि उन्होंने कभी नहीं, की मतलब पर हाँ, ऑन अ लाइटर नोट, वो दूसरा उसका पहलू दिखाने की कोशिश करते हैं, और जहां पे मैच्योर लोग हों तो कोई हार्म नहीं होता कि दूसरे के व्यू पॉइंट को देख के समझने की कोशिश करो। ये हम तीनों के अंदर इतनी मैच्योरिटी है कि वी ट्राई टू गो टू इनटू द क्रक्स ऑफ द प्रॉब्लम, व्हाट आर द प्रोज, व्हाट आर द कॉन्स, क्या बेनिफिट है हमारे लीडर्स के लिए, डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए। क्या जब आपका पर्सनल इंटरेस्ट किसी चीज में नहीं होगा एंड इट इज फॉर द लार्जर इंटरेस्ट, मेरा ख्याल से वहां पे कभी कोई क्लैश नहीं हो सकता। मेरे साहब कोई ऐसी घटना याद आती है या कोई ऐसी गलती याद आती है जिसको सोच के मन को लगता है कि यार ये नहीं करना चाहिए था? थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है ये कि यार ये नहीं करना चाहिए था। बहुत मुश्किल है मेरे से ये चीज को सोचना कि क्या गलती हमने की, क्योंकि मेरा तो हमेशा ये मानना है कि सफलता उन्हीं को मिलती है जिनकी तैयारी अच्छी होती है। सो व्हाट वी हैव ऑलवेज डन इज, जो भी हमने स्टेप लेना हो उसके ऊपर हम 50 बारी सोचते हैं, कोई हड़बड़ी में हम स्टेप नहीं लेते, और ऐसी कोई गलती हमारे इस प्रोफेशनल कैरियर में हमने की नहीं करी। देखिए, जो मैं हमेशा से कहता हूं, उन लोगों को भी पता है, इट वॉज नेवर फॉर अस। जब कोविड का टाइम भी आया, जब बाकी दुनिया में कंपनीज अपने खर्चे कम कर रही थी, एम्प्लॉयज की सैलरी कम कर रही थी, पैसे को सेव करने की कोशिश कर रहे थे, वेस्टीज एक वो ऑर्गेनाइजेशन थी जो लगभग 19,000 लोग जो हर मंथ क्वालिफाई करते थे और कोविड के करके क्वालिफाई नहीं कर सक रहे थे, हम उनको भी उनका एवरेज पे आउट दे रहे थे। क्यों? क्योंकि वो थॉट ये नहीं थी कि बाकी दुनिया में कंपनीज जो है पैसा सेव कर रही हैं, हम भी पैसा सेव करें, पर हमारे दिल में ये सोच थी कि जो लोग हमारे यहां से पैसा कमा रहे हैं, जिनकी परिवार इस इनकम से चल रहा है, अगर पैसा नहीं आएगा तो क्या करेंगे? तो आपने रिलीज किए पे आउट्स। मतलब मैं तो विटनेस हूँ, मुझे पता है इस बात का कि जब लोगों ने 10 तारीख को या अपना मैसेज देखा तो उनको उम्मीद नहीं थी 1 लाख रुपए का चेक आ गया, जबकि उनका चेक तो बनता भी नहीं था। तो आपने एवरेज पे आउट दिया 3-4 महीने का निकाल के, और बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट किया ताकि लोगों को एक कोविड के अंदर उनको पैसे का कोई दिक्कत ना हो। मतलब ऐसा भी बोला जाता है कि बाली साहब कमिटमेंट के आदमी हैं, कहते हैं ना, एक बार जो मैं वादा कर देता हूँ तो फिर पीछे नहीं हटता। बहुत सारे लीडर्स से मैं मिलता हूँ, वो लोग इसलिए भी वेस्टेज में टिके हैं, और कि बाली साहब हैं तो हम कि बाली साहब के कमिटमेंट पे हमको कभी भी शक नहीं होता। उन्होंने कह दिया तो मैं, आप करेक्टर के आदमी हो, कमिटमेंट के आदमी हो। तो डायरेक्ट सेलिंग में जो लीडर है, क्या उसको भी होना चाहिए ऐसा, या सिर्फ ये डायरेक्टर के लिए होता है? सोनू जी, मैं अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में हमेशा एक बात कहता हूं कि अगर आप सोचते हैं कि हमारा बिजनेस प्रोडक्ट बेचने का बिजनेस है तो आपकी सोच गलत है। मैं कहता हूं कि अगर आप सोचते हैं कि हमारा बिजनेस लोगों को मेंबर बनाने का बिजनेस है तो आपकी सोच गलत है। हमारा बिजनेस सिर्फ एक चीज का बिजनेस है जिसको कहते हैं बिजनेस ऑफ लीडरशिप। लीडर व्यक्ति 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, 30 लाख रुपए का चेक बनाने से नहीं बनता। लीडर बनता है अपने कैरेक्टर से और अपनी खूबियों से, राइट? मेरा जो हमेशा कहना है कि एक लीडर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होनी चाहिए वो होनी चाहिए ऑनेस्टी। ऑनेस्टी किस चीज की? सोचने की। जो आप सोच रहे हो, ईमानदारी से अपने लोगों के बारे में सोच रहे हो। उन शब्दों के चुनाव की जो आपके मुंह से निकल गए तो वो ईमानदार शब्द हों, क्योंकि अगर आपने अपने शब्दों में हेर फेर कर ली तो जब हमारा बिजनेस ही लीडरशिप का है, हमारे पास जो लीडर आए हैं वो अगर हमारी लीडरशिप और हमारी कमिटमेंट और हमारी ऑनेस्टी पे आए हैं, या तो वो प्रॉमिस मत करो जो आप डिलीवर नहीं कर सकते। कथनी करनी बराबर होनी चाहिए। इतना ऑनेस्टी होनी चाहिए। मेरे साथ भी बहुत बारी होता है, लोग आके बात करते हैं, मैं कहता हूं सॉरी, मैं माफी चाहूंगा, ये मैं नहीं कर सकता। जो मेरे बस में है, जो हम कर सकते हैं, कंपनी के फायदे में है, लोगों के फायदे में है, उसको जरूर करेंगे, क्यों नहीं? और डिलीवर करते हैं हर बार, हमेशा, क्योंकि लोगों का दर्द देखा नहीं जा सकता। तो गौतम जी, 2 जून 2024 इंदिरा गांधी स्टेडियम, 35,000 लोग, 8 कंट्रीज, क्या होने वाला है 2 जून को? कुछ तो बताइए।
मेरा क्या ख्याल धमाका धमाका करने वाले हैं, क्योंकि बड़े सारे र्यूमर्स उड़ रहे हैं 2 जून को लेकर कि बाली साहब ऐसा बम फेंकने वाले हैं कि हिरोशिमा नागासाकी हो जाएगा सब। सोनू जी, मैं आपको एक बात कहूंगा कि वर्ल्ड की जो मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी है अकॉर्डिंग टू द मार्केट कैपिटलाइजेशन इज एप्पल, राइट? द मोस्ट सक्सेसफुल फोन, बट एवरी ईयर इन सितंबर दे लॉन्च अ न्यू फोन। हम्म। क्यों? क्योंकि अगर वो अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे तो सैमसंग खा जाएगा। अगर सैमसंग ने अपग्रेड नहीं किया तो कंपटीशन बहुत है। और वेस्टीज ने हिस्टोरिकली 2 जून विच इज अवर एनिवर्सरी हमेशा उसमें हमेशा कुछ अलग किया। जब 7th ईयर था तो हमने 7 वंडर ईयर्स किया। 8th ईयर आया तो हमने उसको कहा ईयर ऑफ इन्फिनाइट ग्रोथ। 9th ईयर आया तो हमने उसको नवरत्न के ऊपर थीम बना के हमने सब कुछ चेंज किया। सिमिलरली टीम 11 हमने किया। अगर बात करें इस साल जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, बीइंग इंस्पायर्ड फ्रॉम G20, जो इंडिया ने G20 की लीडरशिप ली, एंड इंसिडेंटली इट हैपेंड टू बी द 20th ईयर ऑफ वेस्टीज, और तभी हमने V20 लॉन्च किया। सो 2 जून हर साल इस, जैसे एप्पल अपना फोन लॉन्च करती है, वेस्टीज अपने आप को अपग्रेड करके उस टाइम पे अनवील। डिस्ट्रीब्यूटर के लिए क्या है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। बहुत सारे र्यूमर उड़ रहे हैं कि बाली साहब इस बार बहुत बड़ा धमाका करने वाले हैं टाइप। सब कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए है। कोई कुछ तो सीक्रेट बताओ, कोई तो वायरल होना टाइप, कोई कंटेंट दो कि वायरल चला जाए। अभी तो 2 जून में टाइम है। कुछ तो अंदर की गहरी बात बता देखिए, दो। मैं इस टाइम पे तो वो उसके बारे में नहीं बता मतलब कुछ सकूंगा। है इसका मतलब? बहुत बड़ी चीज है। देखिए, अगर एप्पल अपने फोन को जो सितंबर में लॉन्च किया है, अगर 2024 के अंदर जो 2025 का उन्होंने मॉडल लॉन्च करना है, उसके ऊपर आगे से वो काम शुरू कर चुके हैं। और जो भी हम 2 जून को अनाउंस करने जा रहे हैं, उसके ऊपर पिछले कम से कम 8 से लेके 9 महीने से हमने काम किया। हर चीज को एनालाइज किया, वेदर इट इज प्रोडक्ट, वेदर इट इज मीटिंग्स, वेदर इट इज न्यू लॉन्चेस, एंड कीपिंग इन लाइन विद 2030 कैसा होगा, और 2030 में हमारे लोग किस आमदनी पे जाएंगे, कंपनी कहां पे जाएगी, उसकी तो शुरुआत 2 जून से ही होगी। तो यू आर प्लानिंग फॉर द नेक्स्ट 5-7 इयर्स? एब्सोल्युटली। हम हमेशा 10 साल के ऊपर काम करते हैं। विजन अपने एक डिकेड की लेके हम हमेशा उसके लिए काम करते हैं। तो कुछ बहुत बड़ा होने वाला है 2 बहुत जून। बड़ा होने वाला है। तो वेट एंड वॉच। एब्सोल्युटली, वी आर ऑन अ थ्रेशोल्ड फॉर फिनोमिनल ग्रोथ, जो पहले कभी इंडस्ट्री में किसी ने नहीं की, राइट? और इंडस्ट्री के अंदर हमने सब कुछ अलग करने की, और जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि सोचने की हिम्मत तो करो। तो इस बारी 2 जून को भी लोगों को पता चलेगा कि सोचने की हिम्मत कौन करते हैं। क्या बात है। मैं लास्ट क्वेश्चन आपसे बाली साहब आज के पॉडकास्ट में ये पूछना चाहता हूँ कि मैंने देखा है पिछले कुछ समय के अंदर वेस्टीज हेल्थ को लेकर बहुत ही सीरियस हो गई है। कोविड के बाद खास तौर पे न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं, हेल्थ की बहुत बड़ी रेंज लॉन्च हो गई है, और वेट लॉस एक बहुत बड़ा मुद्दा है पूरी दुनिया का खास तौर पे। तो वी हैव प्रोडक्ट्स जो हेल्थ लॉस में हेल्प कर रहे हैं लोगों की। पूरा का पूरा वेस्टेज को मैं देख रहा हूँ, तो उसका जो फोकस है ना, वो हेल्थ की तरफ शिफ्ट हो रहा है पिछले कुछ समय के अंदर। मैं ठीक समझ पा रहा हूँ? और अगर ऐसा है तो क्यों? एब्सोल्युटली। देखिए, विद द एडवेंट ऑफ ई कॉमर्स, विद जो मॉडर्न रिटेल या डिफरेंट फॉर्मेट्स जो हो रहे हैं, और जो हमारी स्ट्रैटेजी 2030 के लिए हमने बनाई, जिसके अंदर दुनिया में बहुत एक बदलाव आया, स्पेशली आफ्टर कोविड। उससे पहले इम्यूनिटी क्या है, लोगों को सप्लीमेंट्स लेने चाहिए, उसके ऊपर जिनको पता भी होता था वो कभी उसके बारे में परवाह नहीं करते थे। बट कोविड के टाइम पे, जहां पे पैंडेमिक में लोगों को एक चीज अवेयरनेस डाल दी कि हेल्थ इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड जो हमने भी रिसर्च की है, टिल 2030 जो है, हेल्थ इज ऑलवेज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमने जो इनमें 3 चीजों के ऊपर देखा है, नंबर 1, द वर्ल्ड इज गोइंग टू बी मोर डिजिटल। सो 2030 तक जो हम चीजें अपनी रैंप अप कर रहे हैं, ऑन हाउ एग्जैक्टली वी कैन टेक अवर बिजनेसेस, जहां पे हमारे लोग इस बिजनेस को अपने डिजिटली कैसे कर सकें, अपने फोन्स को यूज करते हुए, सोशल मीडिया को यूज करते हुए, ट्रेनिंग्स उनको कैसे मिले, उनको प्रोडक्ट की एजुकेशन कैसे मिले, वो कैसे अपने ऑर्डर्स प्लेस करें, कैसे उनको फास्टेस्ट डिलीवरी मिले, साथ ही साथ वो बिजनेस किस चीज पे क्रिएट होगा। 2 चीजों पे मेजर, नंबर 1 हेल्थ, जो आजकल एक बहुत नीड हो चुकी है,
एंड सेकेंड नीड जो हमेशा से रही है बल्कि आज के दिन पे और ज्यादा अवेयरनेस आ गई है, ब्यूटी। ब्यूटी प्रोडक्ट्स। सो वेस्टीज का प्राइमरी फोकस दो चीजों पे रहेगा। डिजिटली वी आर गोइंग टू टेक अवर बिजनेस टू हेल्थ एंड ब्यूटी। तो ऐसा मान के चलें कि आप अगले 4 से 5 साल के अंदर जिस 2 एरियाज पे फोकस कर रहे हैं वो हेल्थ है और ब्यूटी है। बिल्कुल। तो सबको उसी पे फोकस करना चाहिए। That is the industry to be in. That is the industry to be in. भाई आज के दिन पे मैं लालटेन तो बेचूंगा नहीं जिसकी मार्केट खत्म हो चुकी है। हाँ। राइट हमारे प्रोडक्ट जो लोग हैं वही प्रोडक्ट मूव कर सकेंगे जिसकी डिमांड होगी। तो आने वाले समय के अंदर लोग और हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं। आप देखिए जिम्स बढ़ रहे हैं, हॉस्पिटल्स बढ़ रहे हैं, डॉक्टर्स बढ़ रहे हैं, मेडिकल कॉलेजेस बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि डॉक्टर्स की और डिमांड होगी, लोग जाके और बीमार होंगे, हॉस्पिटल्स तभी और चाहिए होंगे। लोग जिम क्यों जा रहे हैं? मॉर्निंग वॉक आप किसी भी पार्क में चले जाओ, भरे हुए हैं। क्यों? बिकॉज पीपल आर बिकमिंग हेल्थ कॉन्शियस। अवेयरनेस बढ़ा है कोविड के बाद। एब्सोल्युटली। सो बहुत बहुत धन्यवाद गौतम सर। Thank you इस so much. शानदार नॉलेज और विजडम का। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। डायरेक्ट सेलिंग की बहुत सारी चीज़ें सुनी और समझी। उम्मीद करते हैं जितने भी ऑडियंस सुन रहे हैं उनको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। T20 के लिए 2 जून के लिए और आगे वाले 10-15 साल के लिए कोई एक लास्ट मैसेज आप यंगस्टर्स को देना चाहें जाते जाते। सोनू जी, सबसे पहले तो मैं आपका थैंक्स कहना चाहूँगा। कभी मैंने खुद भी नहीं सोचा था कि मैं आपके इस शो पे आऊँगा या आपके पॉडकास्ट में आऊँगा। और मैं क्या मैसेज दूँ? मेरा ख्याल से आप एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है फॉर ऑल द यंगस्टर्स। अगर आपने इस इंडस्ट्री को चुना है, राइट, और जिसके अंदर आपने अपना नाम बनाया है, मेरा ख्याल से ही इज़ द लिविंग लेजेंड एंड द एग्जाम्पल जिसके ऊपर हमारे सारे यंगस्टर्स इस माध्यम से, जब मैं डिजिटल की बात कर रहा था तो लोग अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अपने बिजनेस को कैसे बिल्ड कर सकते हैं। मेरा ख्याल से आप ये जो स्किल्स हैं सोनू जी से सीखिए और उनको अपने सोशल मीडिया पे अपने बिजनेस को बनाने के लिए और ज़्यादा इस्तेमाल करें। आगे आने वाले टाइम में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम हो जाएंगी। डायरेक्ट सेलिंग इज़ अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी बिकॉज जब तक इंसान इस धरती पर जिंदा है उसको प्रोडक्ट की ज़रूरत पड़ेगी। प्रोडक्ट के साथ साथ एक प्रोफेशन की ज़रूरत पड़ेगी जिसके अंदर वो पैसा कमा सकें। वेस्टीज के अंदर हमेशा हम कहते हैं 2 चीज़ें। नंबर 1, आपकी सफलता में हमारी सफलता है। तो आपको हम सब मिलके आपको इस बिज़नेस में सिखाएंगे, आगे बढ़ के लेके जाएंगे, क्योंकि अगर आप सफल होंगे तो हम और ज़्यादा सफल होंगे। इसके अंदर जो नेक्स्ट चीज़ मैं जो हमेशा कहा करता हूँ कि जब तक इंसान इस धरती पे है उसको प्रोडक्ट की ज़रूरत है और उसको एक अपॉर्चुनिटी या व्यवसाय या इंग्लिश में बिजनेस कह लें उसकी ज़रूरत रहेगी। और डायरेक्ट सेलिंग का पिछले 70 साल से ज़्यादा का इतिहास यही है कि ये इंडस्ट्री वर्ल्ड ओवर कॉन्टिन्यूसली ग्रो कर रही है। सो चूज द इंडस्ट्री जिसके अंदर आपके लिए ग्रोथ हो और आपका बिजनेस ऑलवेज स्टेबल एंड ग्रोथ में रहे। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद गौतम Thanks सर। a lot. बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you so much सोनू जी for inviting me over here. It was a pleasure. Thank you. तो दोस्तों ये थे हमारे साथ गौतम बाली, मैनेजिंग डायरेक्टर वेस्टीज। और बहुत अच्छा लगा आज गौतम जी से बात करके। उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगा होगा। और जो भी चीज़ आपको बहुत अच्छी लगे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और बताइए कि अगली कौन सी शख्सियत के साथ आप ये पॉडकास्ट देखना चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। जय हिंद।